हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK2 एजुकेशन में। तो फाइनली आज हम लोग जो फिजिक्स का मॉडल सेट 3 देखने वाले हैं। मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 हो गया है। डिस्क्रिप्शन में सभी सब्जेक्ट के मॉडल सेट का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें से जाकर आप सभी सब्जेक्ट के मॉडल सेट देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट का 5 सेट प्रोवाइड किए गए हैं। सभी सब्जेक्ट का 5 मॉडल सेट प्रोवाइड किया जाएगा हमारे AK2 के एजुकेशन के माध्यम से। अगर आप इस 5 सेट को पढ़ लेते हैं तो आप भी 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप भी 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस 5 सेट को पढ़ लीजिए और इस दिए गए नंबर स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पर जरूर से व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। और आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप में बिल्कुल फ्री में ऐड कर दिया जाएगा। अभी ऑफर चल रहा है तो आप भी जल्दी से जल्दी इस नंबर पर मैसेज कीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 10th का भी बैच स्टार्ट हो गया है 2 जनवरी से चल रहा है। तो आप अपने छोटे भाई बहन को जरूर प्रोवाइड करें AK2 एजुकेशन के माध्यम से, वो भी पढ़कर। और उसका भी 5-5 सेट प्रोवाइड किया गया है। उस सेट को उसमें भी अगर आप 5 सेट पढ़ लेते हैं तो 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मॉडल सेट 3 जो है इसमें भी 70 क्वेश्चन कवर कराया जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डिविजन जर्मर प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ था वह कौन थी। डिविजन जर्मर प्रयोग से जिस इलेक्ट्रॉन की प्रकृति का सत्यापन की हुआ वह कौन थे। तो कण प्रकृति या तरंग प्रकृति या आवेश कण या नॉन। तो डिविजन जर्मर प्रयोग में इलेक्ट्रॉन के जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ था वह तरंग प्रकृति था। क्या था? तो तरंग प्रकृति था, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फोटॉन की ऊर्जा है। फोटॉन की ऊर्जा क्या होती है हमें बताना है। फोटॉन की ऊर्जा क्या होती है? तो फोटॉन की ऊर्जा hv होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है तरंग का कालांतर फाई के पथांतर दिया गया है डेल एक्स से संबंध है। डेल एक्स से संबंध हमें बताना है कौन सा संबंध है। तो डेल एक्स का और फाई के बीच जो संबंध हो जाएगा फाई बाई 2 पाई फाई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेमडा बाई 2 पाई फाई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम है। किरचॉफ का द्वितीय नियम कौन है? किस नियम, कौन सा नियम है किरचॉफ का द्वितीय नियम हमें बताना है। तो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वह ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊर्जा संरक्षण का नियम किरचॉफ का द्वितीय नियम है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है काफी इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन है। नई सोच के साथ पढ़ते हैं। अगर आप भी 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं मात्र 1 महीना में तो हमारे अभी इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। आपको बिल्कुल फ्री में सभी कुछ प्रोवाइड किया जाएगा और आप भी पढ़कर 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। और 10th का क्लास सुबह 7 बजे होता है और 12th का क्लास शाम 7 बजे होता है। तो चलिए मोस्ट VVI क्वेश्चन को देख लेते हैं। बूस्टर का नियम क्या है हमें बताना है। बूस्टर का नियम क्या है? बूस्टर का नियम क्या होता है? n बराबर sin IP या n बराबर cos IP या n बराबर tan IP या n बराबर tan स्क्वायर IP होता है। तो बूस्टर का नियम क्या होता है? तो बूस्टर का जो नियम होता है वह n बराबर tan IP होता है। n बराबर tan IP होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 10 के पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति के 6.62 जूल विकर्ण ऊर्जा से फोटॉन्स की संख्या क्या होगी। इसमें हमें फोटॉन्स की संख्या बताना है। तो इसका जब हम फोटॉन्स की संख्या निकालते हैं तो हो जाता है 10 के पावर 20 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द्विआधारी अंक 10101 का दशमलव पद्धति में मान क्या होगा। इसका हमें दशमिक प्रणाली में बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो इसे चेंज करने के लिए देख सकते हैं इसका शॉर्ट वीडियो भी अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं बता दूंगा। बिल्कुल आसान है किस तरह से चेंज किया जाता है। तो चलिए मैं कर आप लोगों को एक दिखा देता हूँ। पहले देख लीजिए, यहाँ दिया गया है 10101। तो इस तरह से 5 अंक दिए गए हैं। जहां संख्या है उसको 2 लिख लेंगे और उसके बाकी के पीछे जितना संख्या उतना पावर पर लगा देंगे। तो 4 अंक है तो 4 पावर पर लगा देंगे और 0 का कोई मायने नहीं होता है। फिर 1 को लिखेंगे 2 और इसके पीछे में 2 है तो 2 लगा देंगे और फिर लिखेंगे फिर 1 बचा है तो 1 हो जाएगा। तो 1 का 1 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 2 के पावर 4 हो जाएगा, 16 प्लस 2 के पावर 2 हो जाएगा, 4 प्लस 1 हो जाएगा। तो 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के जिस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है वह भाग है पराबैंगनिक स्पेक्ट्रम की श्रेणी में पाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नाभिक की त्रिज्या की कोटि है। नाभिक की त्रिज्या की कोटि क्या होती है?
जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। नाभिक की त्रिज्या की कोटि क्या होती है? तो नाभिक की त्रिज्या की कोटि होती है 10 के पावर माइनस 14 मीटर। 10 के पावर माइनस 14 मीटर होती है नाभिक की त्रिज्या की कोटि। चलिए क्वेश्चन दिया गया है कि रीडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है? रीडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है हमें बताना है। तो रीडबर्ग नियतांक का क्या मीटर के पावर माइनस 1 है, मीटर या प्रति सेकंड या सेकंड? तो रीडबर्ग नियतांक का जो मात्रक होता है वह मीटर स्क्वायर होता है, मीटर के पावर माइनस 1 प्रति मीटर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नेंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक है, हमें बताना है नेंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक कौन सा है। तो नेंड गेट के लिए जो बूलियन व्यंजक होता है वह कौन सा होता है? 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इसमें से नेंड गेट का हमें बूलियन व्यंजक बताना है। तो नेंड गेट का बूलियन व्यंजक होता है ए इंटू बी। नेंड गेट का बूलियन व्यंजक आपको दिखाने की कोशिश करें तो ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं ए इंटू बी क्रॉस इक्वल टू वाई होता है नेंड गेट का। अगर आपको नेंड में सिर्फ एन हटा दिया जाए और आपसे पूछ दिया जाए एंड गेट का क्या होता है, तो एंड गेट का सेम वही होता है, ये क्रॉस हट जाएगा, तो इसका देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यह एंड गेट का हो जाएगा। और गेट का पूछ दिया जाए, और गेट का अगर आपसे पूछ दिया जाए तो और गेट का देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं ए प्लस बी बराबर वाई हो जाएगा और गेट का। तो नॉर गेट का पूछ दिया जाए तो नॉर गेट का हो जाएगा ए प्लस बी बराबर वाई, ऊपर में क्रॉस हो जाएगा तो नॉर गेट का हो जाएगा। ए नॉर गेट, और गेट और ए नेंड गेट हो जाएगा और ए एंड गेट हो जाएगा। चारों गेट क्लियर हो गए, चारों ऑप्शन कंप्लीट। तो इसमें हम पूछा रहा है नेंड गेट, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन दिया गया है कि ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा का रूपांतरण को कहा जाता है। ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा के ऊष्मा के रूपांतरण के का कहल जाला? तो ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा के ऊष्मा के रूपांतरण जौन होला एके का कहल जाला? लौह क्षय या ताम्र क्षय या शैथिल्य क्षय या नॉन? तो ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा के ऊष्मा का रूपांतरण जो होता है वह ताम्र क्षय कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ताम्र क्षय कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1/LW की इकाई है। 1/LW की इकाई क्या होती है? तो 1/LW की इकाई क्या होगी हमें बताना है। तो 1/LW की इकाई ऑप्शन ए में दिए गए हैं आर के इकाई, ऑप्शन बी में LW की इकाई और ऑप्शन सी में दोनों की इकाई और ऑप्शन डी में नॉन दिया गया है। तो ए 1/LW का जो इकाई होता है इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वांडी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है, वांडी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो क्या उत्पन्न करती है? वांडी ग्राफ जनित्र क्या उत्पन्न करती है हमें बताना है। तो वांडी ग्राफ जनित्र उच्च वोल्टता उत्पन्न करती है, उच्च वोल्टता उत्पन्न करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है हमें बताना है। 4 विकल्प आपके सामने है, विद्युतीय फ्लक्स या विद्युतीय विभव या विद्युतीय धारिता या विद्युतीय क्षेत्र। हमें बताना है वोल्ट प्रति मीटर किसके एसआई मात्रक होता है। तो विद्युतीय क्षेत्र का एसआई मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। किसका? तो विद्युतीय क्षेत्र का एसआई मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संधारित्रों के समांतर संयोजन में, संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र में समान रहती है वह कौन है? संधारित्रों के समांतर संयोजन में, समांतर संयोजन पूछ रहा है, श्रेणी नहीं समांतर हमें दिया गया है। तो समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र में, सभी संधारित्र में समान रहती है वह कौन राशि है जो सभी में समान रहती हैं? आवेश है या ऊर्जा है, विभवांतर है या धारिता है? तो जो सभी में समान रहती है वह विभवांतर है, विभवांतर सभी में समान रहती हैं, सभी संधारित्र में समान रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या आता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सिर्फ हमें एसआई मात्रक बता देना है। तो आप लोग जल्दी जल्दी बताइए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? तो सेंटीमीटर होता है। चलिए क्वेश्चन दिए गए हैं, किसी विद्युतरोधी माध्यम का प्रवैद्युतांक सिग्मा आर हो सकता है। किसी विद्युतरोधी माध्यम का प्रवैद्युतांक सिग्मा आर हो सकता है। तो सिग्मा आर कौन हो सकता है? इसमें से -1 या 0 या 0.5 या 5 हो जाएगा। तो हमें बताना है विद्युतरोधी माध्यम में प्रवैद्युतांक सिग्मा आर। तो सिग्मा आर जो हो सकता है वह 5 हो सकता है। सिग्मा आर कितना हो सकता है? 5 हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश के क्वांटम ईएसयू मात्रक में होता है। ईएसयू मात्रक में होता है। तो विद्युत आवेश के क्वांटम ईएसयू हमें मात्रक में बताना है, मात्रक में क्या होता है। तो इसका जब हम मात्रक में निकालते हैं तो मात्रक में हो जाता है 4.78 × 10 के पावर -10, 4.78 × 10 के पावर -10 हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि मुक्त आकाश का प्रवैद्युतांक ऑप्सीनट होता है। मुक्त आकाश का प्रवैद्युतांक ऑप्सीनट कितना होता है? तो ऑप्सीनट जो होता है वो 8.85 गुने 10⁻12 फैराडे प्रति मीटर होता है। ऑप्सीनट का मान 8.85 गुने 10⁻12 फैराडे प्रति मीटर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ता है? तो चालक के विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ता है हमें बताना है। तापमान बढ़ने से, या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ने से, या लंबाई घटने से, या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल घटने से। जब चालक के विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, जब तापमान बढ़ता है तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। तापमान बढ़ेगा तो विशिष्ट प्रतिरोध ऑटोमेटिक बढ़ेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह सभी 5 सेट सिर्फ AK2 एजुकेशन के द्वारा बनाया गया है। इसमें से 90% लर्नर की गारंटी दिया जाता है अगर आप 5 सेट पढ़ लेते हैं तो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 64 समरूप बूंद है जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है। प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड दिया गया है। मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, मतलब बड़ा बूंद बनाते हैं। तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? तो बड़े बूंद की जो धारिता होगी वह 20 माइक्रोफैराड हो जाएगी। क्या होगी? तो 20 माइक्रोफैराड हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है। परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है वह क्या कहलाता है? तो जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है वह क्या कहलाता है? प्रतिरोध, धारा, वोल्टता, विद्युत वाहक बल। तो जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है प्रतिरोध। प्रतिरोध कहलाता है। विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है वह प्रतिरोध कहलाता है। कि प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो आप इसे यहीं लिख सकते हैं, परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है प्रतिरोध कहलाता है। बिल्कुल राइट आंसर होगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विभवांतर को किससे मापा जाता है? विभवांतर को किससे मापा जाता है? एम्पियर से, वोल्ट से, ओम से, वाट से। तो विभवांतर को जो मापा जाता है वह वोल्ट से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? तो वोल्ट से मापा जाता है, जिसे भी से सूचित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तांबा का कार्यफलन है। तांबा का कार्यफलन क्या है? तो तांबा का कार्यफलन हमें बताना है कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या कुछ जूल, या कुछ वाट, या कुछ वोल्ट। तो तांबा के कार्यफलन क्या है? तो तांबा का कार्यफलन होता है कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तांबा का कार्यफलन कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं एन टाइप के अर्धचालक बनाने के लिए, एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाया जाने वाला अशुद्ध परमाणु है। एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाया जाने वाला अशुद्ध परमाणु कौन सा है? तो उसमें अशुद्ध परमाणु कौन सा है? तो अशुद्ध परमाणु होता है एंटीमनी। एंटीमनी अशुद्ध परमाणु होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बीबर मोबाइल आवेश वाहक होता है। बीबर मोबाइल आवेश वाहक होता है तो कंडक्शन बैंड में, या वाइलेंस बैंड में, या फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल में, या नॉन। 4 विकल्प आपके सामने है, तो जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। बीबर मोबाइल आवेश वाहक होता है तो बीबर मोबाइल आवेश जो वाहक होता है वह फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल में होता है। फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि, और इसका आंसर सभी स्टूडेंट को मालूम है, तो आप लोग भी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। 1 फैराडे बराबर कितना होता है? यह सभी स्टूडेंट जानते हैं कि 96,500 होता है। 96,500 होता है, यह सभी स्टूडेंट जानते हैं। और चारों ऑप्शन में आपको 96,500 दिखेगा, तो आप कौन सा ऑप्शन क्लिक करेंगे? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। कमेंट बॉक्स में दीजिए 1 फैराडे बराबर क्या होता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आपका इंतजार रहेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन दिए गए हैं कि विद्युतीय विभव की बीमा है। विद्युतीय विभव का बीमा क्या होता है हमें बताना है। विद्युतीय विभव का जो बीमा होता है वह होता है ml² T⁻³ A⁻1। विद्युतीय विभव का बीमा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्ण तरंग पर दृष्टकारों के रूप में संधि डायोड का व्यवहार करने के लिए आवश्यक होती हैं। संधि डायोड के व्यवहार करने के लिए कौन आवश्यक होती हैं हमें बताना है। तो जो आवश्यक होती हैं 1 डायोड की, या 2 डायोड की, या 3 डायोड, या 4 डायोड। तो जो आवश्यक होते हैं वह 2 डायोड की आवश्यकता होती हैं, जो कि 2 डायोड आवश्यक होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपके स्क्रीन पर जो हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है
का है, इस नंबर पर जरूर से व्हाट्सअप कीजिए और कॉल भी कर सकते हैं। तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जरूर ऐड कर दिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि 31 नंबर क्वेश्चन है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? में 50,000 ओम होता है, या ऑप्शन बी में दिया गया है 10,000 ओम होता है, और ऑप्शन सी में 1,000 ओम, और ऑप्शन डी में 10 ओम दिया गया है। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है वह 50,000 ओम होता है। कितना होता है? तो 50,000 ओम होता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत धारिता का मात्रक होता है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारिता का मात्रक वोल्ट होता है, या न्यूटन होता है, या फैराडे होता है, या एम्पियर होता है। 4 विकल्प आपके सामने है। तो विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है वह फैराडे होता है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है। किरचॉफ का बिंदु नियम किस सिद्धांत को पालन करता है? तो किरचॉफ का जो बिंदु नियम है, या किरचॉफ का बिंदु नियम विद्युत के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत के संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि 34 नंबर क्वेश्चन है। विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर, विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? 0 होता है, या अनंत होता है, या धनात्मक होता है, या ऋणात्मक होता है? तो विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है, बीजगणितीय योग 0 होता है। बीजगणितीय योग 0 होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है। धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर, धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध में क्या परिवर्तन पड़ता है? घटता है, या बढ़ता है, या अपरिवर्तित रहता है? तो धात्विक चालकों का जब ताप बढ़ाया जाता है, धात्विक चालकों के ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है, उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। अगर आप PDF अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। अगर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप कीजिए। इस नंबर पर व्हाट्सअप करने के बाद आप तुरंत बाद आपको PDF बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह पदार्थ कौन सा है? तांबा है, या प्लेटिनम है, या टंगस्टन है, या नाइक्रोम है? तो विद्युत हीटर में हम लोग जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं वह कौन सा पदार्थ है? तो विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है वह नाइक्रोम का होता है। नाइक्रोम का होता है, नाइक्रोम के पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। समरूप वेग से चलायमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, या केवल चुंबकीय क्षेत्र, या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, या नॉन? तो समरूप वेग से चलायमान जो आवेश होता है वह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है? साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा के त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है? किस ऊर्जा को, किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो कौन है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, या अल्फा कण? तो किसको करने के लिए त्वरित उपयुक्त नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन को करने के लिए उपयुक्त नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित क्या रहता है? वेग रहता है, या केवल चाल रहता है, या केवल गतिज ऊर्जा, या B+C दोनों? मतलब B+C मतलब विद्युत चाल, केवल चाल और केवल गतिज ऊर्जा दोनों हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो अपरिवर्तित रहता है वह चाल और गतिज ऊर्जा दोनों होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, B+C, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जीवाश्म की वायु पता की जाती है। जीवाश्म की आयु पता की जाती हैं। तो जीवाश्म की आयु किससे पता की जाती है? कार्बन डेटिंग से, या एक्सरे से, या गामा किरण से, या लेजर से? तो जीवाश्म की आयु किससे पता की जाती है? तो जीवाश्म की आयु कार्बन डेटिंग से पता की जाती है। कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु पता की जाती है, एज पता की जाती है कार्बन डेटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्लांक नियतांक की बीमा है। प्लांक नियतांक की बीमा है, तो प्लांक नियतांक की बीमा क्या है हमें बताना है। तो प्लांक नियतांक की जो बीमा होती है वह क्या होती है? तो प्लांक नियतांक की बीमा ml² T⁻⁻1 होता है। प्लांक नियतांक की बीमा ml² T⁻⁻1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम है? किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम है हमें बताना है। तो किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम
न्यूनतम है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है जो कि Fe आयरन दिया गया है, और ऑप्शन बी में दिया गया है Cu कॉपर, और बी बेरिलियम, और ऑप्शन डी में दिया गया है Na सोडियम। तो इनमें से किस धातु के विद्युतीय कार्यफलन, धातु हमें बताना है, इस बात पर भी ध्यान दीजिए, किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है? तो विद्युतीय धातु पूछ दिया तो Na हो जाएगा, Na हो जाएगा जो कि सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। धातु इस दिया है तो सोडियम होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अल्फा कण है, अल्फा कण क्या है? इलेक्ट्रॉन है, या हीलियम के नाभिक है, या हीलियम के परमाणु है, या हाइड्रोजन के नाभिक हैं? तो अल्फा कण है, तो अल्फा कण क्या है? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो अल्फा कण जो होता है हीलियम का नाभिक होता है। किसका नाभिक होता है? तो हीलियम का नाभिक होता है अल्फा कण। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्लांक नियतांक का मान होता है, प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? तो प्लांक नियतांक का जो मान होता है वह 6.63 × 10⁻⁻34 जूल प्रति सेकंड होता है, जूल सेकंड होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्धि होती है क्या कहलाती है? तो वह क्या कहलाते हैं? तो जिस घटना की प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती हैं वह क्या कहलाती हैं? तो वह क्या कहलाती हैं? तो वह कहलाती हैं ध्रुवण, ध्रुवण कहलाती हैं। क्या कहलाते हैं? तो ध्रुवण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए और गेट का बूलियन व्यंजक पूछ दिया आप लोगों को। चारों गेट हम पहले ही आपको सोल्व कर दिए। 4 गेट जो कि चारों गेट ऑप्शन में था, उस चारों गेट को मैं सोल्व कर दिया, और उसी में से दे दिए गए हैं और गेट का बूलियन व्यंजक पूछ दिया गया है। तो और गेट का बूलियन व्यंजक क्या हो जाएगा? तो A + B = Y हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डायोड का उपयोग करते हैं, डायोड का उपयोग किस में करते हैं? प्रवर्धक के भांति, या दोलित्र के भांति, या दृष्टकारी के भांति, या मॉड्यूलेटर के भांति? तो डायोड का उपयोग करते हैं, हमें बताना है डायोड के उपयोग। तो डायोड के उपयोग करते हैं दृष्टकारी के भांति, डायोड के उपयोग करते हैं, डायोड के उपयोग करते हैं एक दृष्टकारी के भांति, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मोबिलिटी का एसआई इकाई है, मोबिलिटी का एसआई इकाई क्या होती है? तो मोबिलिटी का एसआई मात्रक बताना है हमें। तो मोबिलिटी का एसआई इकाई क्या होती है? तो मोबिलिटी की एसआई इकाई होती है एम्पियर मीटर बटा न्यूटन, एम्पियर मीटर बाई न्यूटन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यूएचएफ परिसीमा की आवृत्तियां सामान्यतः संचारित होती हैं। यूएचएफ परिसीमा की आवृत्तियां सामान्यतः किससे संचारित होती हैं? तो यूएचएफ परिसीमा की जो आवृत्तियां होती हैं वह किससे संचारित होती हैं? तो यूएचएफ परिसीमा की आवृत्तियां जो संचारित होती हैं वह संचारित होती हैं अंतरिक्ष तरंगों के द्वारा, अंतरिक्ष तरंगों द्वारा संचारित होती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में इस टाइप के एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, 100% मैं बोल रहा हूं कि आपके एग्जाम में इस टाइप से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रकाशीय तंतु के लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होता है? प्रकाशीय तंतु के लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होता है? ऑप्शन ए में 59 डिग्री, ऑप्शन बी में 60 डिग्री, ऑप्शन सी में 77 डिग्री, और ऑप्शन डी में 17 डिग्री दिया गया है। तो प्रकाशीय तंतु के लिए जो क्रांतिक कोण का मान होता है वह 77 डिग्री होता है। कितना डिग्री? तो 77 डिग्री होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मॉडुलन के विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं, मॉडुलन के विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मॉडुलन के विपरीत मतलब उल्टा प्रक्रिया को, जैसे धरती के उल्टा आसमान हो जाता है उसी तरह मॉडुलन के उल्टा हमें बताना है। तो मॉडुलन के उल्टा बी मॉडुलन हो जाएगा, मॉडुलन का उल्टा बी मॉडुलन, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डिजिटल संकेत में संभव है, डिजिटल संकेत में कौन संभव है? 0 तथा 1 या सभी, या 0 तथा 1 के बीच के सभी मान, या नॉन? तो डिजिटल संकेत में जो संभव है 0 तथा 1 ही संभव है। कौन संभव है? तो 0 तथा 1 ही संभव है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लेंज के नियम पालन करता है, लेंज के नियम किसे पालन करता है? तो लेंज के नियम किसे पालन करता है? तो लेंज के नियम पालन करता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को लेंज के नियम पालन करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है।
चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि ध्रुव प्रबलता के एसआई मात्रक हैं। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन या न्यूटन बाई एम्पियर मीटर या एम्पियर मीटर या टेस्ला होता है। तो ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक हमें बताना है। तो ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर होता है। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं। शैथिल्य क्या प्रदर्शित करते हैं? अनुचुंबकीय या लौह चुंबकीय या प्रतिचुंबकीय या नॉन? तो हमें बताना है शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं। तो जो शैथिल्य होते हैं यह लौह चुंबकीय पदार्थ प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं? तो लौह चुंबकीय पदार्थ प्रदर्शित करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निर्वात में 6000 एम्पियर तरंग दैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करते हैं। 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है। तो इस माध्यम में इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा? तो इस माध्यम में इसका तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा? तो इस माध्यम में इसका तरंग दैर्ध्य हो जाएगा, यहाँ 1.5 दिया गया है, तो इस माध्यम में इसका तरंग दैर्ध्य 45 एम्पियर हो जाएगा। 45 एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्वस्थ आंख की विभेदन क्षमता है। स्वस्थ आंख की विभेदन क्षमता क्या है? तो स्वस्थ आंख की विभेदन क्षमता क्या होती है? तो स्वस्थ आंख की विभेदन क्षमता होती है 1 के पावर 1 होती है। 1 के पावर 1 स्वस्थ आंख की विभेदन क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है। नाभिकीय अभिक्रिया में कौन संरक्षित रहता है? कुल आवेश या रैखिक आवेश या कोणीय आवेश या ऑल? तो हमें बताना है नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है। तो नाभिकीय अभिक्रिया में आवेश और संवेग और कोणीय संवेग सभी संरक्षित रहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम के डोप किया जाता है। जर्मेनियम को डोप किया जाता है। तो पी टाइप के अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम को डोप किया जाता है। किससे डोप किया जाता है? गैलियम से या बोरान से या एल्यूमिनियम से या फास्फोरस से? तो पी टाइप के अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम को डोप किया जाता है गैलियम से डोप किया जाता है पी टाइप के अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 9 × 10 के पावर -15 मीटर त्रिज्या के नाभिक जेड बराबर हो जाएगा हमारा 50 की सतह पर विद्युतीय विभव होगा। इसका हमें विद्युतीय विभव निकालना है। तो इसका विद्युतीय विभव जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा 8.10 के पावर 6 वोल्ट। 8.10 के पावर 6 वोल्ट हो जाएगा इसका विद्युतीय विभव, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक माइक्रो है, का न्यूनतम विचलन कोण है। तो इसका हमें न्यूनतम विचलन कोण बताना है। तो इसका न्यूनतम विचलन कोण क्या हो जाएगा? तो इसका न्यूनतम विचलन कोण माइक्रो -1 × a हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब कौन है? अभिदृश्य लेंस से जो बनेगा प्रतिबिंब वह कैसा होगा? काल्पनिक व छोटा, वास्तविक व छोटा, वास्तविक व बड़ा या काल्पनिक व बड़ा? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक और बड़ा होगा। कैसा होगा? तो वास्तविक और बड़ा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक्स किरणें के तरंग दैर्ध्य का क्रम होता है। तो एक्स किरणें के तरंग दैर्ध्य का क्रम कैसा होता है? तो एक्स किरणें के तरंग दैर्ध्य का जो क्रम होता है वह 1 एम्पियर होता है, 1 एम्पियर जैसा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मृग मरीचिका का काड़र है। मृग मरीचिका का काड़र कौन है? तो मृग मरीचिका का काड़र पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है मृग मरीचिका का काड़र। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति को आवश्यकता होती है। दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस लेंस की आवश्यकता होती है? तो दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए किस लेंस की आवश्यकता है? तो दूर दृष्टि दोष वाले लेंस, जब दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति हो तो उसे उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी। किस लेंस की आवश्यकता होगी? उत्तल लेंस की। अगर निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति होंगे तो उन्हें अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। तो हमें दूर दृष्टि दोष दिए गए हैं तो उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 10th में भी आपको लोग कई बार इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होंगे।
क्वेश्चन दिए गए हैं सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है, सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है। तो सामान्य आंख के लिए न्यूनतम दूरी कितनी दूर होती है? तो न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। न्यूनतम दूरी सामान्य आंख के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि तरंग का कालांतर फाई, तरंग का कालांतर फाई दिए गए, पथांतर डेल एक्स, पथांतर डेल एक्स से संबंध है। हमें इसमें संबंध बताना है, कौन सा संबंध है। तो इसका संबंध, यह क्वेश्चन पहले भी हम लोग सोल्व कर लिए हैं। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को डबल टाइप हो गया है, डबल लिखा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा λ/2π हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि बूस्टर का नियम है। बूस्टर का नियम क्या है? तो बूस्टर का नियम होता है tan IP। बूस्टर का नियम tan IP होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल दोष ZF का मान होता है। फ्रैंकल दोष का मान होता है, फ्रैंकल दोष ZF का मान क्या होता है? तो फ्रैंकल दोष ZF का जो मान होता है A² लैम्डा होता है। कितना होता है? तो A² लैम्डा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन और इस मॉडल सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि E = MC² समीकरण कहलाता है। काफी VVI क्वेश्चन है। E = MC² समीकरण क्या कहलाता है? तो E = MC² समीकरण जो है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहलाता है। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहलाता है E = MC²। E = MC² जो समीकरण है आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहलाता है। इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिए, यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और आपको बता दें PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए और इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर से मैसेज कीजिए। बिल्कुल फ्री में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और बाकी के जितने भी PDF आपको नहीं मिला है वह सब व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और 10th का भी बैच चल रहा है सुबह 7 बजे से, तो अपने छोटे भाई बहन को जरूर भेजें इस बैच में। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक